हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। और इन्हीं रिएक्शंस के लिए हमने फाइंड किया था आपका हाफ लाइफ टाइम पीरियड। ओके, सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, बट आज हम देखेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके वे से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, आपका ग्राफ प्लॉट किया जाता है किस किस के बीच में, रेट ऑफ फ्रैक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। ठीक है, तो इस साइड हम लेंगे आपका रेट ऑफ फ्रैक्शन और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो रेट होता था वो किसके बराबर होता था, के इंटू मोलर कंसेंट्रेशन का पावर जीरो। क्योंकि जीरो होगा तो एनीथिंग रेज टू पावर क्या हो जाएगा, वन। तो ये क्या हो जाएगा, रेट किसके बराबर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रेट रेट ऑफ फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और आपका ग्राफ क्या आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में आपका जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के। वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है गाइज, तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ग्राफ। सेकंड हम ग्राफ देखेंगे आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। तो फर्स्ट सेम हम प्लॉट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस योर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलता है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है इस तरह का। दिस मीन कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और वो इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम किस तरह लिखते थे, रेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसेंट्रेशन का पावर वन। और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ए की पावर क्या हो जाएगा, वन। सिमिलरली जो हम रेट फाइंड करेंगे किस लिए, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए, ग्राफ सिमिलर टू दिस वन आता है जो हमने ये वाला ग्राफ ड्रा किया हुआ है। ठीक है, सिमिलर ग्राफ होता है लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा, वहाँ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ए की पावर टू। और जब थर्ड ऑर्डर के लिए फाइंड करेंगे तो ए की पावर क्या हो जाएगा, थ्री। ठीक है, रेट क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर में, के इंटू मोलर कंसंट्रेशन का पावर टू। और रेट थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, के इंटू मोलर कंसंट्रेशन का पावर थ्री। जो ग्राफ रहेगा वो सिमिलर रहेगा इसके। ठीक है, तो गाइज ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड टू फाइंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। पूरी आपको ये वाला मेथड समझ आया हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनिशियल रेट मेथड में। इनिशियल रेट मेथड में किस तरह हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करते हैं, हम क्या करेंगे, किसी एक जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उसको क्या करेंगे, वेरी करेंगे, और जो बाकी उसमें जो रिएक्टेंट होंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कोई आपके रिएक्टेंट हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, ये मिल रहे हैं प्रोडक्ट को। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो हम इस टाइम में क्या करेंगे, आपका जो ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको वेरी करेंगे और बी और सी का क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, हम केस फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, हम ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, वेरी करेंगे। ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, वेरी करेंगे। और बी और सी का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अब सपोज करो जब ए का कॉन्सेंट्रेशन हमने वेरी किया, अब कितना वेरी किया, सपोज करो हम ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, फोर टाइम्स हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फोर टाइम्स हो रहा है। ये हम सपोज कर रहे हैं, अगर आप ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, फोर टाइम्स हो रहा है, उस टाइम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, एन इज इक्वल टू, वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, याद रखना। इसी तरह केस सेकेंड लेते हैं हम। केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है उसको वेरी करेंगे, उसको वेरी करेंगे। और जो ए और सी का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। अब देखो कितना हम बी का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करते हैं, हम क्या करेंगे, डबल कर देते हैं। अब जब डबल कर रहे हैं और उस टाइम अगर रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, डबल हो जाता है। रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, डबल होता है।
तो जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा एन इज इक्वल टू 1। इसी तरह केस थर्ड लेते हैं हम। केस थर्ड में हम क्या करेंगे, सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, वेरी करेंगे। सी का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब इस केस में जब सी का कॉन्सेंट्रेशन हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो रेट ऑफ कांस्टेंट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, रेट ऑफ कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपका वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा उस टाइम, एन इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जब रेट ऑफ फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, जो रेट ऑफ फ्रैक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन के। अब टोटल जो ऑर्डर होगा, टोटल ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर जो हमें मिलेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 2+1 + 0 इज इक्वल टू 3। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है गाइस, ये था हमारे पास इनिशियल रेट मेथड। इस मेथड में हमने क्या किया, अगर आपका नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपके पास 3 है, ठीक है, 2 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब उसमें क्या करते हैं, हम एक का कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और बाकियों का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कर देंगे। अब फर्स्ट में क्या किया हमने, ए का कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा था, 4 टाइम्स हो रहा था। उस टाइम ऑर्डर क्या आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 2, वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। सेकंड केस में हमने क्या देखा, जो आपका बी का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या किया, वेरी किया, मीन डबल किया, और जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो उस टाइम में ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1, वो फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह थर्ड केस में हमने क्या किया, सी का कॉन्सेंट्रेशन वेरी किया, और ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो रेट क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो उस टाइम में ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर हमने फाइंड करना होगा, तो तीनों के ऑर्डर को सम करेंगे तो हमें ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा रिएक्शन का। तो गाइज ये था हमारे पास कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अरहनीस इक्वेशन। लेकिन अरहनीस इक्वेशन से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में जानेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो देखो गाइज, हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगा, सपोज करो ये कोई दो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, जब आपस में कोलाइड करेंगे और उनका कोलिजन कुछ इफेक्टिव होगा, तभी तो हमारा आगे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। अब ये मॉलिक्यूल्स कब कोलाइड करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स तभी मूव करेंगे जब इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। ठीक है, एक सफिशिएंट एनर्जी के साथ जब ये कोलिजन करेंगे, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव होगा। अगर इनके पास वो एनर्जी नहीं है, तो इनका कोलिजन होगा ही नहीं। जब इनके पास एनर्जी नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा, तो हमारा केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मिनिमम एनर्जी होगा मॉलिक्यूल के पास, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, सो दैट कि उनका जो कोलिजन है वो इफेक्टिव हो सके, उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखो, अब सपोज करो हमारे पास कुछ यही मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। इन मॉलिक्यूल के पास इतना सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर सके, मतलब इनके पास वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को बाहर से एनर्जी देंगे। जब बाहर से इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इनका जो एनर्जी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। और जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये जो हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट उसका जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम डोनेट करते हैं ई ए से। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो हम बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, सो दैट उसका जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, उसको हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब देखो, जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, लो होगा, जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, लो होगा, रिएक्शन आपका उतना ज़्यादा फास्ट होगा। क्यों क्यों फास्ट होगा? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एनर्जी किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, तो उस टाइम वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, हाई होगा, हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि आपके पास इतने सफिशिएंट मॉलिक्यूल्स नहीं है जिनका एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, तो आपका रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये तो था हमारे पास किसका कंसेप्ट, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट। अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा तो वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। ठीक है, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग वहाँ पे होता है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो H है, H2 प्लस आपका आयोडीन I2, ये आपस में कोलाइड करके क्या बनाएंगे, इस टाइम जब आपके मॉलिक्यूल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है जिनके पास और जिनका कोलिजन इफेक्टिव है, वो क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, आपके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह का यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मीन पार्शियल बॉन्ड इन दोनों के बीच, रिएक्टेंट के बीच में ब्रेक होगा और पार्शियल बॉन्ड आपका प्रोडक्ट के बीच में फॉर्मेशन होता है। तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है। इसलिए क्या क्या होता है, एज सुन एज दिस स्टेट फॉर्म, ये ट्राई करती है किसमें, प्रोडक्ट में जाने को। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा HI प्लस HI, ट्वाइस टाइम, दो मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब आप प्लॉट करते हो किस ग्राफ किस किस के बीच में, प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन और एनर्जी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे किस किस के बीच में, प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन और आपका एनर्जी के बीच में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपका आ जाएगा। तो जो आपका रिएक्टेंट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का ग्राफ मिलता है। आपका स्टार्टिंग में एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है बॉन्ड को ब्रेक करने में। ठीक है, तो उस टाइम आपका जब बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, और जब एनर्जी देना पड़ेगा तो एनर्जी क्या करता है, हाई होगा। उसके बाद क्या होगा, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का ये आपका ग्राफ आता है, ये आपके रिएक्टेंट हो गए और ये आपके प्रोडक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे आपका पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। अब यहाँ से जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स होता है वो प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होता है और रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ से एक्टिवेटेड जो कम्प्लेक्स होगा एनर्जी रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंसेप्ट एनर्जी और आपका प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन के बीच में। अब देखो, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अब कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एनर्जी क्या है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है भी है या नहीं है, वो किससे पता लगता है, वो ग्राफ हमें दिया मैक्सवेल ने। ठीक है, मैक्सवेल ने क्या किया, उसने एक ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में, एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। उसने क्या किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एनर्जी। ठीक है, अब जब उसने पहले उसने टेम्परेचर T पे जब ग्राफ प्लॉट किया तो उसको इस तरह का कुछ ग्राफ मिलता है। अब सपोज करो ये पॉइंट क्या आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है, और ये पॉइंट को मान लो अब B, A B C, और ये इस पॉइंट को मान लो D। अब ये जो एरिया अंडर कर्व है, ठीक है,
एरिया अंडर कर्व ये हमें क्या दे देगा, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो आपका एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। ठीक है, कितने जो आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। अब ये तो ये कर्व था किस टेम्परेचर पे, टी। ये कौन सा टेम्परेचर था, टी। अब जब उसने टेम्परेचर को क्या कर दिया, रेज कर दिया टी प्लस 10 डिग्री। अब आपने जब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, वहाँ पे देखा था जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दिस मीन जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो ये जो कर्व का ग्राफ आएगा ये थोड़ा सा फ्लैट ग्राफ आ जाता है। ठीक है, फ्लैट ग्राफ हो जाएगा कर्व का। इस टाइम ये देखो यहाँ पे जो कर्व का एरिया होगा ये ऊपर वाला एरिया भी आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इंक्रीज कर गए। ए बी सी डी, यहाँ पे ई और एफ मान लो। तो दिस मीन जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जो आपके नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिनका थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, हाई था। ठीक है, जिनका थ्रेशोल्ड एनर्जी हाई था वो क्या हो जाएंगे, ग्रेटर, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा किस किस के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच में। तो ये किसने दिया था हमें, मैक्सवेल ने इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया था। तो अब देखो इस ग्राफ को हम कहते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, भी इस ग्राफ को बोला जाता है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास, होपफुली ये आपको कंसेप्ट समझ आया हो एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे अरहनेस इक्वेशन का। अब देखो जो हमारे पास अरहनेस इक्वेशन ने क्या किया, अरहनेस ने जो हमें एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया किस किस के बीच में, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। इसने क्या बोला, जो आपका रेट कांस्टेंट के है वो किसके बराबर होता है, ए इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये जो के था ये तो आपको पता है रेट कांस्टेंट होता है। अब ये जो ए था ये था हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये हमारे पास क्या था, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और हमारे पास जो ई ए था, ई ए मैंने आपको बताया ये क्या होता था, एक्टिवेशन एनर्जी। आर आपके पास क्या था, गैस कांस्टेंट। और टी आपके पास क्या है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखो, अब सपोज करो ये जो एक्सप्रेशन था ई ए माइनस आर टी, ये हमें क्या देता है, कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी है वो इक्वल टू है या ग्रेटर देन है एक्टिवेशन एनर्जी से। कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एनर्जी जो होगा वो इक्वल है, हैविंग एनर्जी इक्वल टू, इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखने वाला यहाँ पे। अब सपोज करो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। तो ये इक्वेशन क्या मिल जाएगा हमारे पास, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस एक्सपोनेंशियल के साथ लॉग, वो आपको पता है ये प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये वाला वैल्यू बचेगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसी इक्वेशन को अब सपोज करो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर अगर T1 है तो आपको पता है कि रेट कांस्टेंट क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है टेम्परेचर के साथ। अगर आपका टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1। और अगर आपके पास टेम्परेचर T2 है तो आपका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम टेम्परेचर T1 और T2 पे इस इक्वेशन को लिखेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, लॉग ऑफ K1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर टी वन। इस इक्वेशन को मान लो आप फर्स्ट, इस इक्वेशन को मान लो आप सेकंड, ये इक्वेशन आपके पास आ गया थर्ड। और आपके पास लॉग ऑफ, जब आपके पास टेम्परेचर क्या है T2, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट K2, लॉग ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर टी टू
ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर फोर्थ को थर्ड इक्वेशन को फोर्थ में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम फोर्थ से, तो क्या मिलेगा, वी गेट log of k2 minus log of k1 is equal to log of a minus ea upon rt1 माइनस log of a, यहाँ पे क्या हो जाएगा log माइनस ea अपॉन rt2। ठीक है, तो माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस का हो गया तो क्या हो जाएगा, log ऑफ ए प्लस log ऑफ ए माइनस ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, हम माइनस कर रहे हैं तो ये तो माइनस का आ जाएगा, इस साइड माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह लिख दो, 2 मिनट, माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ऑफ ए K2 में से सेकंड माइनस करें तो यहाँ पे T2 आ जाएगा, T2 माइनस log ऑफ ए, ये इक्वेशन थर्ड है, तो माइनस log ऑफ ए प्लस ये माइनस का है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस ये अपॉन RT1। ठीक है, हमने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग किया इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर फोर्थ से, तो फोर्थ हम पहले लिखेंगे log ऑफ k2 माइनस k1, तो ये हमारे पास log ऑफ a माइनस ई ए बटा rt2 माइनस ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का log a, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ k2 अपॉन k1, क्योंकि log का प्रॉपर्टी रहता है। तो ये इक्वेशन, अब यहाँ पे ये ई ए बाई rt1 क्या है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव को पहले लिख देते हैं हम, ई ए अपॉन RT1 माइनस ये अपॉन RT2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे log ऑफ k2 अपॉन k1 ये अपॉन RT को, R को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2। यही इक्वेशन था हमारे पास, log ऑफ k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू ई ए, और R को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और पीछे क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ये नेचुरल लॉग है, इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, आप क्या करते हो, हमने किया था लास्ट टाइम, हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, 2.303 ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर फिफ्थ। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास मेन इक्वेशन था, तो मेन इक्वेशन था वो हमारे पास क्या था, log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस log ऑफ a, ये हमारे पास मेन इक्वेशन था। अब इस इक्वेशन को भी log में कन्वर्ट कर लो, नेचुरल लॉग को मेन log में कन्वर्ट करो, तो log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log ऑफ ए। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो किसके साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये पता है ये किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो आप ग्राफ प्लॉट करो किस किस के बीच में, log ऑफ के और आपका 1/t, तो आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाता है। तो जो आपका स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, तो ये आपको मिल जाता है स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कौन सा, आपके पास आ गया अरहनेस इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होगा,
हमने देखा था कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं हमारे पास, ट्वाइस टाइम KClO3। ये रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है किस किस के बीच में, MnO2 के बीच में। MnO2 क्या करेगा, यहाँ पे कैटलिस्ट एक्ट करेगा और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है ट्वाइस टाइम KCl प्लस 3 टाइम O2। अब देखो, अब ये जो कैटलिस्ट होता है ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ये कैटलिस्ट क्या करेगा हमारे, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो किस किस के बीच में, एनर्जी और रेट के बीच में, ठीक है, एनर्जी और रेट के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपने देखा था यहाँ पे क्या करते हैं, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या होता है, हाई होता है, और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, लो होगा। आपने ये भी देखा था कि इसका जो ग्राफ आता था इस तरह आता था हमारे पास। अब सपोज करो इस केस में जो, जब हमने कैटलिस्ट नहीं लिया तो इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। जब हमने कैटलिस्ट, लिख लो विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। अब जब हम कैटलिस्ट डालेंगे, कैटलिस्ट क्या करेगा, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा उसको क्या कर देगा, लो कर देगा, ठीक है। जिससे इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ आ जाता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या करेगा, इसका एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, जिसके कारण इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने पढ़ा ही था कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, लो होगा, वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो ये कैटलिस्ट का रोल होता है, ठीक है गाइस। तो ये तो था, हमने देखा रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब एक चीज और है हमारे पास, लास्ट जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो हमारे पास है कोलिजन थ्योरी, ठीक है। अब देखो गाइस, कोलिजन थ्योरी में क्या होगा। अब आपने एक चीज देखो, मैंने आपको जब हमने एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि आपके मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे और उनमें क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, तभी हमारे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और उनका इफेक्टिव कोलिजन कब होता था, जब उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये तो था। अब देखो कितने अब जब नंबर ऑफ कोलिजन होती है, ठीक है, पर यूनिट पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डोनेट करते हैं जेड से। अब आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका एनर्जी होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, वो क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। दिस मीन, अगर हम ये एक जनरल एग्जांपल लेते हैं A+B, जो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो इसका जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। अभी तो हमने रेट आपका आर्हेनियस इक्वेशन के जो अकॉर्डिंग निकाला वो क्या था, रेट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो z किसका, जो आपके पास रिएक्टेंट है, z ऑफ AB, तो EA माइनस EA/RT, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन तो वैलिड थी किसी किन के लिए, जो सिंपल रिएक्शंस थी, सिंपल रिएक्शंस के लिए ये इक्वेशन वैलिड थी। लेकिन जब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस थी वहाँ पे देखा कि ये जो हमारा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यही सिर्फ एक यही जो एक वो आपका फैक्टर है जो आपका, ये एक फैक्टर नहीं है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, कुछ और फैक्टर भी हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। अब वो कौन सा था, वो सेकंड आ गया आपका ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर। उन्होंने क्या बोला कि जो ओरिएंटेशन फैक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका रेट ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज करने में। अब देखो ओरिएंटेशन फैक्टर कैसे करता है। अब सपोज करो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3Br, ये क्या कर रहा है, OH नेगेटिव से रिएक्शन करके हमारे को क्या दे रहा है, मिथनॉल, CH3OH प्लस Br क्या कर रहा है, खुद लीव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे Br का जो ओरिएंटेशन है ये इस तरह का, सपोज करो अगर मॉलिक्यूल ये Br का, CH3Br का ओरिएंटेशन है, और अगर मॉलिक्यूल ये आपका जो बेस है OH नेगेटिव, ठीक है,
जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, जहाँ से आपका जो लीविंग ग्रुप लीव करेगा, ये जो बी आर नेगेटिव जब यहाँ से निकलेगा तो ओ एच नेगेटिव भी इसी साइड से अटैक कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। ठीक है, जब दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो बेटा जी क्या आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो पाएगा। तो इस केस में जो आपका क्या बोलता हो क्या होता है, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता ही नहीं। तो दिस मीन कि किसी और साइड से आपका जो ओ OH है वो अटैक करेगा, तो ओ OH क्या करता है, इसके बैक साइड से अटैक करेगा यहाँ से। इसको मैं थोड़ा क्लोज करके लिख लेता हूँ फॉर्मूले को, CH3Br। अब ये जो ओ OH नेगेटिव होगा ये इस साइड से आके इस पे अटैक मारेगा, ठीक है, और ये जो Br चला जाएगा बाहर एज अ Br नेगेटिव। तो आपके पास ये आपका इक्वेशन आपको CH3OH प्लस Br नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो ओरिएंटेशन था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। तो जो हमारा रेट होगा वो फिर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू ओरिएंटेशन फैक्टर P, जिसको हमने ओरिएंटेशन फैक्टर को नोट करते हैं P से, तो P इंटू आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और आपका ये आपका आ गया माइनस EA/RT। ठीक है गाइस, तो ये तो था हमारा कंसेप्ट किसका, कोलिजन थ्योरी का, जिसने हमें बताया कि जो आपका रेट ऑफ फ्रैक्शन है वो सिर्फ आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे ही नहीं डिपेंड करता, वहाँ पे जो ओरिएंटेशन फैक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका रेट ऑफ फ्रैक्शन में। ठीक है गाइस, तो ये तो था आपका पूरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया बेटा जी फिनिश। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट इस पे। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई हो। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।